हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज है हमारी क्लास नंबर 13th और इस क्लास में हम लोग करेंगे वन पजल जो कि रहेगी हमारी रो बेस्ड पजल, रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। और जो डीआई हम करने वाले हैं आज वो रहेगी एक डबल पाई चार्ट डीआई जो आपके एग्जामिनेशन में काफी बार पूछी जाती है। अभी हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के सेट, साथ ही साथ आने वाले टाइम में हम मेंस के सेट भी करेंगे आरआरबी और क्लर्क के लिए। और अगर अभी आपको मेंस का कंटेंट प्रैक्टिस करना है तो इसी चैनल पर सुबह 10 बजे हम लोग मेंस की पजल और डीआई करते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो सेशन रहता है इसमें आपको क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपके कितने मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, क्या स्कोर रहा और कितना परसेंटाइल आया। आप में से मुझे काफ़ी एस्पिरेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अपने मार्क्स बताए कि कितने आए। काफ़ी लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया और जिनको अभी तक नहीं किया उनको भी मैं अभी रिप्लाई कर दूंगी जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और अभी तक जिन्होंने जो है मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ ही ने मॉक टेस्ट दिया, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो ज़रूर दें मॉक टेस्ट। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे अपने स्कोर, परसेंटाइल और रैंक ज़रूर बताना, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ आने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये पजल आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसको बनाने में आपको 1.5 से 2 मिनट के बीच में लग जाने चाहिए, मतलब 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। तो चलते हैं कि इसने बोला क्या है। देखो, इसने कहा है कि 8 पर्सन जो है एक स्ट्रेट रो में बैठ रहे हैं, कुछ साउथ फेसिंग है और कुछ क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। मेरी लास्ट के 2 वीडियोस के नीचे कुछ बच्चों ने बोला था, कुछ एस्पिरेंट्स ने बोला था कि मैम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ जाती है या फिर सर्कल में इन आउट आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो अब से हम वैसे क्वेश्चंस भी लेंगे और आपका अगर कोई सजेशन भी हो जो आप चाहोगे क्वेश्चन मैं करवाऊं वो आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो। तो नॉर्थ और साउथ की बात करिए, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस डिफाइंड कर देती हूँ कि डायरेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं। अगर उसने बोला है नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब अभी आप जिस पोजीशन में बैठे हो आपका जो राइट हैंड है वो आपकी राइट साइड होगी और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट साइड होगी। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि साउथ में बैठ रहे हैं, इन डायरेक्शंस को हम डिनोट करते हैं, नॉर्थ को अप एरो और साउथ को डाउन एरो। ये भी देख लेना। साउथ डायरेक्शन में अगर कोई बैठा है तो उसकी क्या होगी, जो राइट होगा उसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, और जो लेफ्ट होगा उसको क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अभी आपका जो राइट हैंड है आप उसको बोलते हो ना कि दिस इज माई राइट साइड, लेकिन अगर आप साउथ फेसिंग हो तो आप अपने राइट हैंड को बोलोगे दिस इज माई लेफ्ट साइड। तो हमने अरेंजमेंट कैसे करनी है, उल्टे तरीके से करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी है। आई होप आपको डायरेक्शंस जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और उसने क्या बोला है, कंसीडर द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट हैंड्स विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। उसका मतलब ये है कि मान लो ये जो हमारी लाइन है इसमें जो भी लोग बैठे हैं, ये यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो लेफ्ट एंड है ना उसको हम लोग अपने लेफ्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे और जो राइट हैंड है उसको अपने राइट के अकॉर्डिंग। मतलब इस पूरी लाइन में लेफ्ट एंड हमारा ये वाला होगा और राइट एंड हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। जिस पोजीशन में हम बैठे हैं उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमने अपने लेफ्ट और राइट हैंड्स को लेना है, ठीक है। आगे देखो उसने क्या बोला है, W एंड U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। W और U जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर बैठते हैं। एंड तो अगर सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर है दैट मीन्स इनमें से एक की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी, और एक की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के राइट में है। देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, दोनों को नॉर्थ में और दोनों को साउथ में, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में हो पा रहे हैं? एक तो हो रहा है, इसके राइट में W तो आ रहा है सेकेंड टू द राइट, लेकिन U के तो नहीं आ रहा। अगर उसने बोला है ना कोई एक दूसरे के राइट टू द ईच अदर बैठा है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक की डायरेक्शन नॉर्थ है और एक की डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक केस में हम लेते हैं कि W जो है इस साइड है, सेकेंड टू द राइट इधर, और एक केस में हम लेंगे कि U जो है वो इधर है और W इधर है। उस अकॉर्डिंग हम अपने डायरेक्शंस को जो है वो डिफाइन करेंगे।
इज दैट ओके? अब उसने बोला सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। W से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन बनाऊं तो U उसका सेकेंड टू द राइट बनता है। U क्या बनता है? 1 and 2 सेकेंड टू द राइट। अब मेरे को U से सेकेंड टू द राइट लेना है W की तरफ, तो U को अगर मैं साउथ में बना दूंगी तो इसका सेकेंड टू द राइट क्या हो जाएगा? 1 and 2, ऑपोजिट डायरेक्शन 1 and 2। W क्या हो गया? सेकेंड टू द राइट। अब मैंने ये लिया, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे? सेकेंड टू द राइट W हो गया और इधर से सेकेंड टू द राइट U हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने इधर साउथ क्यों नहीं लिया और इधर नॉर्थ क्यों नहीं लिया? देखो, अगर मैं ऐसे लेती, इधर मैं ले लेती नॉर्थ, इधर मैं लेती साउथ, तो फिर ये क्या बन रहे हैं? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर बन रहे हैं, लेकिन हमसे उसने बोला था कि सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर लेना है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन U and R who sits at extreme right end। U और R के बीच में एक व्यक्ति है और R जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठ रहा है। R जो है इधर तो नहीं हो सकता, मतलब कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। और इधर से देखो तो R कहाँ पे होगा? यहाँ पे। डन। और R एक राइट एंड पे है, हमारी राइट साइड तो इस तरफ है ना, ये वाला एंड हमारा राइट एंड बनेगा ना, ये वाला तो हमारा लेफ्ट एंड बनेगा ना एज पर द डायरेक्शन। क्या बनेगा? लेफ्ट एंड। मतलब हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमारा R जो है अगर हम उसको यहाँ पे एंड पे लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक लेफ्ट एंड पे बन जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमें किस पे लेना है? राइट एंड पे लेना है। मतलब हमारी ये वाली जो पॉसिबिलिटी हम बना रहे थे यही बनेगी। अगर R एक राइट एंड पे बैठा है, मतलब इसके साथ में कोई भी पर्सन इधर नहीं बैठा है। अगर इधर नहीं बैठा तो मतलब लाइन कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 लोग थे। ये 8 के 8 लोगों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, ठीक है। ये एंड पे था तो हम लोग इधर से अरेंजमेंट इसकी बना सकते हैं। उसके बाद बोला है S and T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर बट नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ठीक है। S और T एक दूसरे के साथ में बैठेंगे, एक दूसरे की इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी इस वाले एंड पे नहीं बैठा, ये एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे नहीं बैठा S और T। मतलब दोनों कहाँ बैठ जाएंगे? यहाँ पे। और तो कोई जगह आपको खाली नहीं दिख रही, तो S और T को आपने यहाँ पे बिठाना है और दोनों एक दूसरे के लेफ्ट एंड दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में होने चाहिए। इमीडिएट लेफ्ट में कैसे होंगे? यहां से अगर मैं देखूं तो T के इमीडिएट लेफ्ट में S आएगा और S के इमीडिएट लेफ्ट में T आएगा। और अगर यहां से मैं देखूं तो ये भी बन सकता है। डायरेक्शन हमें क्या लेनी पड़ेगी? यही लेनी पड़ेगी, जिसमें पहले वाला पर्सन जो है साउथ में होगा और दूसरे वाला नॉर्थ में होगा। अगर आप मेरे को बोलो कि मैम पहले वाला नॉर्थ में लो दूसरे वाला साउथ में लो, तो देखो वो क्या बन जाएंगे। इसको नॉर्थ में लिया, इसको साउथ में लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट बन रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोला है? इमीडिएट लेफ्ट बोला है। मतलब ये दो डायरेक्शन हमारी काम करेंगी। और S और T के अरेंजमेंट नहीं पता तो इसको मैंने यहाँ पे लिख के एक बार छोड़ दिया। T एंड U फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। T और U की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर U साउथ फेसिंग है तो T की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ फेसिंग होगी। मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने S और T की अरेंजमेंट अब कैसे करनी है? S यहाँ पे, T यहाँ पे, और ये आ जाएगा नॉर्थ फेसिंग, ये आ जाएगा साउथ फेसिंग, क्योंकि T और U की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? ऑपोजिट थी, ठीक है। One person is between P and Q and at most 3 persons are between Q and V who faces south। P और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा और Q और V के बीच में मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको P और Q के बीच में एक इंसान चाहिए तो आपको यहाँ पे 3 सीट्स चाहिए, राइट। और 3 सीट्स आपको सिर्फ यही मिलेगी जिसमें आप P और Q को यहाँ लगा सकते हो या फिर Q को यहाँ पे और P को यहाँ पे, और कोई आपके पास जगह नहीं बच रही है, ठीक है। अब उसने बोला Q और V के बीच में मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैं Q को इधर रख दूं, P को इधर रख दूं और V की जगह कौन सी बची? ये वाली। V की सिर्फ एक ही जगह बच रही है, तो Q से V तक जाओ, 1 2 3 4 5, 5 लोग बने, मतलब Q यहाँ पे नहीं आएगा। Q कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे। P कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब काउंट करके देखो, 1 2 and 3,
मैक्सिमम उसने बोला था 3 बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 यहाँ से बन रहे हैं। और V कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ फेसिंग, तो V को हमने साउथ फेसिंग यहाँ पे बना दिया। P डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P जो है R के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, मतलब इमीडिएट राइट में तो हो सकता है ना। अगर मैं बोलूँ P जो है इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है तो इमीडिएट राइट में तो हो ही सकता है। अगर मेरे को इमीडिएट राइट में बनाना है R के, तो R कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, साउथ फेसिंग। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे नॉर्थ फेसिंग बनाती तो ये P जो है इसकी इमीडिएट लेफ्ट में हो जाता, लेकिन हमें क्या बनाना है, राइट में। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ U, जो U की डायरेक्शन है उसके इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है। मतलब अगर U साउथ फेसिंग है तो इसके दोनों इमीडिएट जो नेबर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे। और यहाँ पे हमारी ये वाली जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये बन चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको, अभी आपने अगर मेरे साथ बनाया है तो एक बार इसको खुद से भी बना के देखना, आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। ऐसे ही मेरे साथ बना के एक बार मत छोड़ देना, खुद से इसको दोबारा प्रैक्टिस करना, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़ेगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके क्वेश्चंस करेंगे। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ V, T जो है V के सेकेंड टू द राइट में है। V से अगर मैं चलूं तो ये सेकेंड टू द लेफ्ट में बन रहा है, गलत हो गया। R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट में तो U है, गलत हो गया। S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, S जो है V के इमीडिएट राइट में है, लेकिन S तो इमीडिएट लेफ्ट में है, ये भी गलत हो गया। नन इज ट्रू, ये बाद में देखते हैं। W फेसेस साउथ डायरेक्शन, W जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, नहीं W नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें। डैश सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, V के फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होगा, V का यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है। फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टू द लेफ्ट कौन सा आया, Q। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू R, T की पोजीशन R के रिस्पेक्ट में, मतलब R से हमें किस पे जाना है, T पे जाना है, R से किस पे जाना है, T पे जाना है। चलते हैं, R क्योंकि साउथ फेसिंग है तो R से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो उसकी कौन सी साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी। डायरेक्शन आपके उल्टे, मतलब अगर अभी R नॉर्थ फेसिंग होता तो आपके लेफ्ट हैंड में जाता, ये सब कुछ लेफ्ट डायरेक्शन होती। अभी क्या है, R साउथ फेसिंग है, मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। अगर आपको अपनी लेफ्ट साइड जाना है मतलब आपका जो काउंट होगा वो कौन सी साइड काउंट होगी, राइट साइड काउंट होगी। चलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फिफ्थ पोजीशन है कौन सी साइड में, राइट साइड में, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड टू द राइट में कौन है, यू है साउथ फेसिंग, राइट साइड किधर होगी, इधर होगी, ये हो गई राइट और ये होती है लेफ्ट। ठीक है, यू के थर्ड टू द राइट 1 2 एंड 3 कौन है, टी है, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट देखना है, एस डब्ल्यू वी यू आर, देख लेते हैं, एस डब्ल्यू वी यू एंड आर। इसमें से आपको दिख रहा है कि वी एस यू और आर कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में, और अकेला डब्ल्यू ही ऐसा है जो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब डब्ल्यू क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी हो गई है। अब हम चलेंगे अपनी डीआई पे। तो ये आपको डीआई दी गई है डबल पाई चार्ट बेस्ड, ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलती है अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें बोला क्या है। द गिवन पाई चार्ट्स शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स। इसने पाई चार्ट में क्या बताया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में है। और क्या बताया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन 4 एज ग्रुप्स। यहाँ तो उसने बताया है कि हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स हैं, अपने को टोटल नहीं पता। हमें पता है कि टोटल का 25% ए में है, टोटल का 20% बी में है, टोटल का 10% सी में है, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर डी एंड डी। ठीक है, इसमें तो हमें ये बताया है। और सेकेंड पाई चार्ट में हमें क्या बताया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं
जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है, मतलब टोटल डॉक्टर्स में 20% 20 से 25 एज ग्रुप के हैं, 40% 26 से 30 एज के हैं, 10% कितने हैं 31 टू 35 एज के हैं, और 30% कौन सी एज के हैं 36 टू 40 एज के हैं। ये हमें टोटल के रिस्पेक्ट में हमेशा परसेंटेज दी गई होती है। जब भी आपको ऐसा कोई डाटा मिले ना एग्जाम में देखने को, तो हमेशा ये जो चीजें होती हैं किसके रिस्पेक्ट में होती है, टोटल के रिस्पेक्ट में, अनटिल अनलेस उसने कुछ बोला ना हो। यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला हमें कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो क्या मानना है कि ये टोटल के रिस्पेक्ट में है। डन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर ईच हॉस्पिटल इज सेम। अब यहाँ पे उसने बताया है कि ये जो हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डॉक्टर्स की एज का, ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स में सेम होगा। मतलब चाहे मैं ए हॉस्पिटल की बात कर लूँ, चाहे बी की बात कर लूँ, चाहे सी डी या फिर ई, अगर मेरे को 20 से 25 के डॉक्टर्स देखने हैं ना, तो मैं उनकी परसेंटेज क्या मानूंगी 20% ही। मतलब ए में भी 20% डॉक्टर्स हैं जो 20 से 25 के हैं, बी में भी 20% है, सी डी और ई में भी क्या है 20% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एज ग्रुप क्या है 20 टू 25। अब अगर उसने बोल दिया कि हमें 36 टू 40 देखना है, तो सारे ही हॉस्पिटल्स में हम क्या कहेंगे, जितने डॉक्टर्स ए हॉस्पिटल में होंगे, मान लो ए हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर्स हैं, तो उसके 30% हमारे 36 से 40 के हैं, मतलब 3 डॉक्टर्स। बी में मान लो 20% है, तो भी हम 20 का 30% ही यहाँ पे लेंगे एज ग्रुप निकालने के लिए। मतलब कितने डॉक्टर्स हो गए, 6 डॉक्टर्स हो गए। ठीक है। द एज ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स इज 20 टू 40 ईयर्स। ये हमें यहाँ पे रेंज दिख ही रही है 20 टू 40 ईयर्स। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमने देख ली। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल ई इज 900। ठीक है, ये हमें बताता है कि टोटल के रिस्पेक्ट में सभी हॉस्पिटल्स में कितने परसेंटेज डॉक्टर्स हैं। राइट। ई की बात करूं तो टोटल का 30% अगर देखें तो वो ई है। टोटल का 30% करेंगे, टोटल डॉक्टर्स का 30% करेंगे, हमारे पास ई के डॉक्टर्स आ जाएंगे। टोटल हमें नहीं पता, 30% हम लिखेंगे। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 900 डॉक्टर्स जो हैं वो किसके हैं, ई के हैं। 900 की फिगर हमें पता थी तो हमने 900 लिख दिया। टोटल निकालना होगा तो क्या आप निकाल सकते हो, 900 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, कितने आएंगे 3000 आ जाएंगे। कितने डॉक्टर्स आएंगे, मतलब आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, 3000 डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया एक डिटेल्ड फॉर्मेट में। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ। उसने बोला ई में कितने हैं, 900 हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई में कितने हैं 30% है, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। और उसने पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ए इन द एज ग्रुप ऑफ 26 से 30 साल। मतलब पहले हमें निकालने पड़ेंगे ए के डॉक्टर्स, फिर हमें क्या निकालने पड़ेंगे, ए के डॉक्टर्स में कितने लोग ऐसे हैं जो 26 से 30 साल के हैं। ए के डॉक्टर्स के रिस्पेक्ट में कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 26 से 30 साल के हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें ए के डॉक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अगर इस शॉर्टकट मेथड से करूं तो उसने हमें बोला कि 900 ई के थे, लेकिन ई का परसेंटेज कितना था, 30 था। उसने पूछा किसका है, ए का, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 25 से। जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाए उसको रख दो ऊपर, जो परसेंटेज गिवन हो उसको रख दो नीचे, और जिसका पूछा जाए उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये काटोगे 5/6 और ये किससे कट जाएगा, 150। आपके पास कितना आ गया, 750 डॉक्टर्स किसके हो गए, हॉस्पिटल ए के। और अगर मैं इस तरीके से करती तो कैसे करती, 3000 हमने टोटल निकाले, 3000 का 25% क्या होता है, 3000 का 1/4 क्या होता है, 750 होता है ना। दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है। चाहे आप मेथड ये यूज करो, चाहे अगर आप बिगिनर हो तो ये यूज करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे शॉर्टकट कैसे लगाना है। कैसे लगाना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसको ऊपर रख दो, जो परसेंटेज आपको पाई चार्ट में गिवन हो उसको नीचे रख दो, और जिसका हमें पूछा जाए उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे आपका जो है इसका आंसर निकल जाता है।
यहाँ पे हमने ए के डॉक्टर्स निकाल दिए 750। अब 26 से 30 साल में कितने परसेंटेज डॉक्टर्स हैं? 26 से 30 साल मतलब ऑरेंज वाला मतलब 40%। ए हॉस्पिटल में 40% डॉक्टर्स जो हैं वो कौन सी एज ग्रुप के हैं? 26 से 30। ए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कितने थे? 750। 40% कितना होता है? 2/5 कितना हो जाएगा आपके पास? 300। 150 गया, 300 आ गया। तो मतलब ए हॉस्पिटल में आपके पास 26 to 30 ईयर्स के कितने डॉक्टर्स हैं? 300 डॉक्टर्स हैं। मैं आपको एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने देखो जो पूछा था हमने उसको ऊपर रखा, जो हमें परसेंटेज गिवन थी इसकी मतलब ई की पाई चार्ट में गिवन थी उसको हमने क्या रखा? नीचे रख दिया। दैट मीन्स हमारे पास ये एक यूनिट की वैल्यू निकली। उसने पूछी किसकी थी? 25% की। 25 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास ए के डॉक्टर्स कितने आ गए? 750 आ गए। उसने अब बोला था ए में जितने डॉक्टर्स हैं उसमें 26 से 30 साल के कितने डॉक्टर्स हैं? परसेंटेज हमें दिया गया था कि 26 से 30 साल के डॉक्टर्स हैं 40%। मतलब ए में जितने डॉक्टर्स होंगे उनका 40% 26 to 30 ईयर्स वाले डॉक्टर्स हैं। ए में हमने डॉक्टर्स निकाले 750। 750 का हमने क्या किया? 40%। 40% किया तो क्या आया? 300। 300 डॉक्टर्स क्या हो गए? हमारे ए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आ गए, जो कि 26 से 30 साल के हैं। आगे उसने बोला है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन 5 हॉस्पिटल इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन 5 हॉस्पिटल इज 6000। टोटल की उसने हमें फिगर दे दी कितनी? 6000। सारे के सारे डॉक्टर्स पांचों हॉस्पिटल्स में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ द एज ग्रुप 20 to 25 एंड द डॉक्टर्स ऑफ अदर एज ग्रुप्स इन हॉस्पिटल सी। देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिटेल्ड, फिर मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट। ठीक है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखना। उसने हमें सी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? सी के बारे में पूछा है। सबसे पहले आप देख लो कि सी में कितने डॉक्टर्स हैं? 10% डॉक्टर्स हैं। कितने हैं? 10% है। टोटल का अगर मैं 10% कर दूंगी तो क्या सी के डॉक्टर्स आ जाएंगे? सी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स आ गए? 600। ये टोटल के अकॉर्डिंग दिया था ना। 6000 का 25% ए में, 6000 का 20% बी में, 6000 का 10% सी में, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर डी एंड डी। सी के हमारे डॉक्टर्स आ गए 600। डन। उसने बोला है कि जो डॉक्टर्स 20 से 25 के ग्रुप के हैं और जो डॉक्टर्स अदर ग्रुप के हैं उन दोनों में डिफरेंस निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे? 20 से 25 एज वाले डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 20%। अदर एज ग्रुप में कौन कौन से आ गए? 20 और 25 को छोड़ के, मतलब ये तीनों। 26 से 30 वाले आ गए, 30 से 31 वाले आ गए, 36 से 40 वाले आ गए, 26 से 30 वाले, 31 से 35 वाले और 36 से 40 वाले डॉक्टर्स जो हैं हमारे पास अदर एज ग्रुप के आए। क्यों? क्योंकि उसने हमें इसमें कोई भी एज ग्रुप के बारे में बात नहीं की, उसने जस्ट बोला है कि अदर। तो अदर में हम लोग सारे काउंट करेंगे। कितने हो गए? 80% हो गए। सीधी सी बात है, अगर 100% का पूरा पाई चार्ट था, 20% 20 से 25 के निकले तो बच कितने गए? 80% बचे। मतलब 80% डॉक्टर्स जो हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं? जो बाकी के बचे हुए हैं। अब उसने क्या पूछा है? इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। एक मेथड आप क्या करोगे? पहले 600 का 20% निकालोगे, 600 का 80% निकालोगे, फिर इनका डिफरेंस निकालोगे। फिर क्या करोगे? इनका डिफरेंस निकालोगे, कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। एक तो मेथड आप ये करते हो। शॉर्टकट देखो क्या होता है। उसने हमें बोल दिया कि इनका डिफरेंस निकालना है। आप वैल्यूज निकाल ही क्यों रहे हो यहाँ पे दो अलग अलग? आप सीधा एक ही वैल्यू निकालो ना। सीधा यहाँ से देखो ना, आप 80% का और 20% का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? 60%। डिफरेंस हमने परसेंटेज का क्यों ले लिया? क्योंकि हमारे पास बेस जो था वो सेम था। बेस हमारा क्या था? 600 था। क्या था? 600 था। अब सीधा आप 600 का 60% कर लो, कितना आ जाएगा? 360। उसने हमें डिफरेंस निकालने को ही तो बोला है ना। डिफरेंस तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा परसेंटेज का डिफरेंस लिया और परसेंटेज को हमने बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? 600 डॉक्टर्स थे और जो एज ग्रुप का डिफरेंस आया वो कितना था? 60%। मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 360। तो ये क्या है? इसका शॉर्टकट है। डिटेल्ड में करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा, विच इज
360। आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 31 to 35 इन हॉस्पिटल बी। हॉस्पिटल बी में 31 to 35 मतलब 10%, 31 to 35 के 10%, to the total number of doctors of age 36 to 40 years in hospital E। 36 से 40 years के डॉक्टर्स के परसेंटेज देख लेते हैं कितना है, 30%। और उसने बोला था कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो एंड सो ऑन हो, हमने जो इनकी परसेंटेज रखनी है ईयर वाइज वो यही लेनी है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हमसे पूछा जाए। अब उसने क्या बोला है, हॉस्पिटल बी में 31 to 35 वाले रेशो, हॉस्पिटल ई में 36 to 40 वाले, यही पूछा है। क्या पूछा है, यही पूछा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो बी में डॉक्टर्स कितने थे, 20%। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टोटल का 20% हमारा बी में डॉक्टर्स आ गए, टोटल का 30% किस में आ गए, ई में। 31 से 35 के कितने थे, 10%। 36 से 40 के कितने थे, 30%। जो इन्फॉर्मेशन उसने बोला वो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख दी सीधा सीधा। टोटल से टोटल कैंसिल करो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो दोनों साइड की, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 रेशो 900, मतलब 2:9। आपका रेशो क्या आ गया, 2:9। अब आप इसको सीधा भी कैसे कर सकते थे, ये टोटल लिखने का कोई आपको यहाँ पे तुक लगा, आपको कोई यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस लिखी टोटल लिखने की, नहीं लगी। आपका बेस सेम था, बेस तो आपको गिवन है ही नहीं, मतलब बेस आपका क्या होगा, सेम होगा, तो आप इस टोटल को लो ही मत। आप सीधा क्या करो, बी की परसेंटेज देखो 20% और एज ग्रुप क्या है 31 to 35, उसका क्या हो गया 10%, सीधा कर दो 20% का 10%। रेशो किसका, ई का, ई में कितने डॉक्टर्स थे 30%, 30% का 30%, क्योंकि एज ग्रुप हमारे पास है 36 to 40 ईयर्स। आपका आंसर यहाँ से भी क्या आएगा, 2/9 आएगा। ठीक है, तो आपको ये टोटल लिखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती जब आपके पास क्या हो, बेस जो हो वो सेम हो। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 26 to 30 इन हॉस्पिटल बी इज 400। ठीक है, 26 to 30 मतलब ऑरेंज वाला पार्ट, कितने डॉक्टर्स हैं 40% ऑफ द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल। अब उसने बोला है बी में 400 डॉक्टर्स हैं इस एज ग्रुप के, क्या है, बी में 400 डॉक्टर्स हैं इस एज ग्रुप के। डिटेल्ड में बता देती हूँ पहले, टोटल का 20% करेंगे तो बी के डॉक्टर्स आ जाएंगे, टोटल का 20% करेंगे तो क्या बी के डॉक्टर्स आ जाएंगे, आ गए। डी के डॉक्टर्स का 40% करेंगे तो क्या हमारे पास 26 से 30 वाले एज ग्रुप के डॉक्टर्स आ जाएंगे, बी का 40% करेंगे तो 26 से 30 एज ग्रुप के डॉक्टर्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आप लिखो टोटल का 20%, बी की वैल्यू क्या थी, टोटल का 20% लिख दो, 40 को एज इट इज लिख दो। 26 से 30 साल के डॉक्टर्स कितने हैं बी में, 400। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आप क्या निकाल लो, टोटल निकाल लो। टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 20% इंटू 40%, क्या आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 20% इंटू 40%। एक आप चीज ये कर सकते हो, इससे आपका यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, 10% उड़ा दो यहाँ से, कितना आ गया 5। आपके पास टोटल डॉक्टर्स कितने आ गए, 5000। टोटल डॉक्टर्स कितने आ गए, 5000। उसने टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ई पूछा है, टोटल का 30% करेंगे तो क्या हमारे पास ई के डॉक्टर्स आ जाएंगे, 5000 का 30% करोगे तो क्या आपके पास ई के डॉक्टर्स आ जाएंगे, आ गए। कितने डॉक्टर्स, 1500। ये तो था आपका डिटेल्ड फॉर्मेट, राइट। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, शॉर्टकट।
उसने बोला 26 से 30 साल वाले लोग जो थे वो 40% थे बी में। डन। और बी में इस 40% की वैल्यू हमें क्या दी है? 400 दी है। क्या दी है? 400 दी है। मतलब बी का 40% की हमारे पास वैल्यू क्या थी? 400 थी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। 400 डिवाइडेड बाय 40% करोगे तो क्या आएगी आपके पास? 1000 आ जाएगी। बी में आपको पता चल गया 1000 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और बी का परसेंटेज क्या गिवन है? 20%। मैंने क्या बोला था? जो वैल्यू आपको पता हो उसका परसेंटेज पाई चार्ट में जो पता हो वो लिख दो। निकालना किसका है? ई का निकालना है। निकालना किसका है? ई का निकालना है। ई से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 1500 आ गया। बी के डॉक्टर्स की वैल्यू पता चल गई। पाई चार्ट में बी के बारे में क्या बोला है कि 20% डॉक्टर्स हैं, 20% लिख दिया। निकालने किसके हैं? ई के। ई से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सीधा सीधा ई के डॉक्टर्स की वैल्यू क्या आ गई? 1500। तो ये आपका क्या था? शॉर्टकट मेथड था। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। चले नेक्स्ट पे। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 31 to 35 in D is what percentage more or less than the total number of doctors in age group 20 to 25 in A? उसने बोला है D में 31 to 35 वाले, A में 20 to 25 वाले का कितना परसेंटेज मोर या लेस है। देखो आज फिर से क्वेश्चन आ गया ना। रोज हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें आपको बोलती हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट है करने के, आज भी मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अब देखो, सबसे पहले डी में बताना है कि 31 to 35 वाले कितने डॉक्टर्स हैं। आप सबसे पहले देखो, क्या आपको डी के डॉक्टर्स पता है? यहाँ पे नहीं पता। आप कहां से निकालोगे? पाई चार्ट से। टोटल का 15% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी के डॉक्टर्स आ जाएंगे। जब डी के डॉक्टर्स आ गए तो उसमें 31 to 35 वाले कितने हैं? 10%। कितने हैं? 10%। डी के डॉक्टर्स कैसे निकाले? टोटल का 15%। और 31 से 35 वाले कैसे निकाले? डी का कितना परसेंट? 10%। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ए के डॉक्टर्स कितने हैं? टोटल का 25%। और उसने क्या पूछा है? 20 to 25 वाले, मतलब 20%। ये कितना ज्यादा या कम है ये हमें निकालना है। टोटल से टोटल कैंसिल करो, परसेंटेज से परसेंटेज, यहाँ से, ठीक है। आपके पास ऊपर क्या बचता है? 15 into 10 डिवाइडेड बाय 25 into 20 into 100। क्या बचता है? into 100। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 और ये 10। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? मोर या लेस। जब भी मोर या लेस पूछे तो आपको बड़ी डिजिट को पहले रखना है, छोटी डिजिट को बाद में रखना है। इसमें से एक डिजिट 100 होनी चाहिए। अगर 100 बड़ा है तो 100 को पहले रख दो, अगर 100 छोटा है तो 100 को बाद में रख दो, और जो आपका आंसर आ रहा है उससे आप उसको कंपेयर कर लो। अगर ये मान लो 130 होता तो हम 130 पहले रख देते। आपका आंसर क्या आएगा? 70%। क्या आ जाएगा? 70% इज योर आंसर। क्योंकि उसने मोर या लेस पूछा तो आपने यहाँ पे मोर या लेस कैसे निकालना है? 100 में से माइनस करके। क्यों? क्योंकि 100 जो है हमारे पास बड़ा नंबर है। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 70% आ गया। और ये 100 से कम है, मतलब क्या हुआ? लेस हुआ। तो मतलब 70% लेस हुआ। एक तरीका तो आपका ये था। दूसरा तरीका क्या है? यहां तक आपने निकाला ये चीज, आपने यहां तक निकाल ली थी। इसको आपको कैसे करना है? जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या लिखा था? 3/10। क्या लिखा था? 3/10। न्यूमिनेटर आया था 3, डिनोमिनेटर आया था 10। अब आप क्या करो? इन दोनों का डिफरेंस लो।
कितना आ जाएगा 3 और 10 का डिफरेंस 7, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ गया 70%। इसके बाद आपको उसको 100 से प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंस ले लेते हो फिर आपको 100 को नहीं मानना है, अगर आप सीधा परसेंटेज लेके कर रहे हो तो आपको 100 को अपना बेस जो है मानना है, उससे आपको अपनी वैल्यू कंपेयर करनी है। यहाँ पे आपने डिफरेंस लिया, कितना आया 7 आया, डिफरेंस को ऊपर रखो, डिनोमिनेटर को नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा आपका 70% ही आएगा। तो ये दो तरीके थे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और क्योंकि हम रोज ही एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आई एम होपिंग दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा मेथड जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए, 5 हमारे पजल के, 5 हमारे डीआई के। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने मार्क्स आए मॉक में, कितना परसेंटाइल आया और कितना आपका रैंक आया, हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। एंड टॉपिक्स भी आप मुझे बताना कि आप मुझसे और किस तरीके की पजल या सिटिंग अरेंजमेंट देखना चाहते हो या फिर किस तरीके की डीआई और केसलेट देखना चाहते हो, वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।